हमारी सरकार आएगी तो पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम नेताओं को जेल भेजेंगे। जी हाँ, ये लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी और पाटलिपुत्रा से आरजेडी के उम्मीदवार मीसा भारती का कहना है। मीसा भारती ने मीडिया से बातचीत में ये बात कही। नवादा की जनसभा में कहा है कि लालू प्रसाद यादव इंडिया गठबंधन वाले परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। उस पर मीसा भारती ने कहा कि हम किसानों के एमएसपी की बात करते हैं, हम 30 लाख रोजगार देने की बात करते हैं और ये हमारे ऊपर तुष्टीकरण और परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, जबकि बेटे के लिए यानी सीपी ठाकुर के बेटे के लिए नवादा में प्रचार करने गए हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं का बाद में कहना है कि ये डरे सहमे लोगों की भाषा यही होती है, ये डरे सहमे लोग इसी तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन पीछे की बात करें तो ये जुमलेबाजी नेताओं की बहुत पुरानी चली आ रही है। तो अब देखने वाली बात है कि जनता चाहेगी इंडिया गठबंधन की सरकार आती है और क्या होता है। और मीसा भारती पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम नेताओं को जेल भेजती हैं या फिर आगे क्या होता है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। आजादी के बाद ऐसा पहली बार होगा जब गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं कर पाएगा, तो वहीं अरविंद केजरीवाल का परिवार भी झाड़ू का बटन नहीं दबा पाएगा। दरअसल आपको बता दें कि नई दिल्ली सीट पर ही चारों गांधी परिवार के जो लोग हैं उनका वोट बना हुआ है और इस बार जो नई दिल्ली सीट है वो आम आदमी पार्टी के खाते में गई है और सोमनाथ भारती उस सीट से चुनावी मैदान में है। समझौते के तहत ही ये सब हुआ है। नई दिल्ली की सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई है और वहां से कांग्रेस की बजाय आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ भारती हैं और वहीं बीजेपी से सुषमा स्वराज की बेटी बासरी स्वराज है। ऐसे में मजबूरी गांधी परिवार के हाथ में है कि उन्हें झाड़ू का बटन जो है वो दबाना पड़ेगा। अब यही कुछ समस्या जो है वो केजरीवाल परिवार के सदस्यों के साथ भी है। चांदनी चौक लोकसभा जो सीट है वो अरविंद केजरीवाल की वोट वहां की बनती है, लेकिन इस बार चांदनी चौक जो सीट है वो कांग्रेस पार्टी के खाते में गई है। तो ऐसे में गांधी परिवार के साथ साथ केजरीवाल परिवार भी आम आदमी पार्टी को या फिर झाड़ू के निशान पर वोट नहीं कर पाएगा। अब समय कहे या फिर समय की जो अब ये कीमत है, क्योंकि 2024 का रण जीतना है तो इसलिए इंडिया अलायंस का गठबंधन हुआ है, इसलिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन मन्नू के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल के एक बयान ने महाराष्ट्र में सियासी घमासान तेज कर दिया है। प्रफुल्ल पटेल ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि जिस समय अजीत पवार एनडीए का हिस्सा बन चुके थे, उसके तुरंत बाद शरद पवार भी बीजेपी के साथ आने के लिए 50% तैयार हो गए थे। हालांकि बाद में उन्होंने अपना रुख बदल लिया। प्रफुल्ल पटेल के इस बयान को लेकर अब महाराष्ट्र में सियासी घमासान तेज हो रहा है। शरद पवार ग्रुप के नेता प्रफुल्ल पटेल के इस बयान को सियासी ड्रामा बता रहे हैं, जबकि शिवसेना और बीजेपी के नेता इसमें सच्चाई बता रहे हैं। इस बयान के बाद से अब महाराष्ट्र के भीतर सियासी भूचाल आया हुआ है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव हैं और ऐसे में मतदाता अपने आप को कंफ्यूज महसूस कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट बालकिस के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने प्रत्याशी की एक और सूची जारी की है। भाजपा की ओर से प्रत्याशियों की 11वीं सूची में यूपी के पूर्वांचल से संबंधित भदोही लोकसभा सीट पर प्रत्याशी की घोषणा की गई है। लोकसभा सीट भदोही से भाजपा ने डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को प्रत्याशी घोषित किया है। डॉक्टर विनोद कुमार बिंद वर्तमान में मिर्जापुर की मझवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं। वो 2022 के विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी के सिंबल पर मझवा विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुए थे। तो भाजपा ने इस बार भदोही लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद रमेश बिंद का टिकट काटकर डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को प्रत्याशी बनाया है। तो ऐसे में भाजपा ने एक और सांसद का टिकट काटा है। तो ऐसे में भाजपा के सांसदों के टिकट कटने का सिलसिला जारी है। अगर भदोही की बात की जाए तो वहाँ इंडी गठबंधन से टीएमसी के प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी को मैदान में उतारा गया है और भाजपा ने वहां पर बिंद प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि भदोही लोकसभा सीट पर ये लड़ाई कितनी मजबूत होती है। भाजपा जहां एक और
बिंद प्रत्याशी को लेकर मैदान में उतरी है। वहीं अगर इंडी गठबंधन की बात की जाए तो उन्होंने एक ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेला है। तो अब भदोही की जनता किसे चुनती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वाराणसी से भारत एक्सप्रेस के लिए सौरभ अग्रवाल। छत्तीसगढ़ की सियासत में इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस नेता का नाम गुजरा है वो है छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, जो कांग्रेस के एक सीनियर लीडर हैं। आज बीजेपी ने और कांग्रेस ने अलग अलग बयान जारी करके डॉक्टर चरणदास महंत के बयान के आसपास ही अपनी बात जारी की। बीजेपी ने जहां बोला कि क्या डॉक्टर चरणदास महंत अरविंद केजरीवाल को डिफ़ॉल्टर कहेंगे, क्या वो ऐसा कोई बयान देंगे जिसमें वो अरविंद केजरीवाल को डिफ़ॉल्टर बता रहे हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ऐसे मामलों में फंसे हैं। क्या इंडी गठबंधन का पार्ट होते हुए कांग्रेस उन पार्टियों के नेताओं पर कटाक्ष या टिप्पणी करेगी जो भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त पाई गई हैं? ये सवाल आज बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में उठाया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं का भी बयान आया है। उन्होंने ये कहा है कि डॉक्टर चरणदास महंत ने कभी भी किसी गलत भावना से कोई बात नहीं की है। ये भी कह डाला कांग्रेस के नेताओं ने कि बीजेपी ना हिंदी भाषा समझती है, ना छत्तीसगढ़ी भाषा समझती है, ना भावनाओं को समझती है। उनके नाम से उपजा विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा और लोकसभा की जो सरगर्मी है छत्तीसगढ़ में, उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा उन्हीं की हो रही है। अब देखते हैं कि ये विवाद कहाँ जाकर थमेगा और इसका लाभ या हानि किसी पार्टी को होगी या नहीं होगी। कैमरामैन अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर। लोकसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, पार्टियों में आपसी मतभेद खुलकर नजर आने लगे हैं। बिहार का बक्सर लोकसभा सीट काफ़ी हॉट सीट माना जा रहा है। बीजेपी ने यहां से 2 बार के सांसद रहे और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का टिकट काट दिया है। उनके जगह पर मिथिलेश तिवारी पर पार्टी ने भरोसा जताते हुए बक्सर लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद से ही अश्विनी चौबे इसका विरोध करते आ रहे थे। लेकिन पिछले दिनों उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने पार्टी के खिलाफ खुलकर विरोध जताते हुए कहा कि बक्सर लोकसभा सीट से एकमात्र वही बीजेपी के उम्मीदवार हैं और अगर बीजेपी को जीत दिला सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अश्विनी चौबे। वो वीडियो में साफ कहते नजर आ रहे हैं कि बक्सर से सिर्फ मैं ही हूं, यानी कि बक्सर लोकसभा सीट से सिर्फ वही चुनाव लड़ सकते हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि या तो पार्टी मिथिलेश तिवारी का टिकट बदलकर एक बार फिर से अश्विनी चौबे को देगी या फिर अश्विनी चौबे पर पार्टी कड़ी कार्रवाई कर सकती है। अब देखना होगा कि पार्टी का फैसला क्या होता है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए नितेश सिंह। इस बार के आम चुनाव में गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में सबसे अहम मुकाबला राजकोट में होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिनका एक बयान क्षत्रिय समाज की नाराजगी का कारण बना और पूरे राज्य में क्षत्रिय समाज आंदोलन कर रहा है। लेकिन अब यहां पर नई सियासी बिसात बिछती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस की तरफ से यहां कांग्रेस के दिग्गज नेता परेश धानानी को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है, इस बात की प्रबल संभावना है। सूत्रों के माने तो पुरुषोत्तम रूपाला के सामने परेश धानानी के नाम पर कांग्रेस ने मोहर लगा दी है। परेश धानानी लेउआ पटेल हैं और पुरुषोत्तम रूपाला कड़वा पाटीदार हैं। ऐसे में राजकोट सीट पर मुकाबला पाटीदार वर्सेस पाटीदार होगा। अमरेली के रण क्षेत्र में परेश धानानी पुरुषोत्तम रूपाला को एक बार मात दे चुके हैं और इस बार फिर संभावना इस बात की है कि राजकोट सीट पर पाटीदार वर्सेस पाटीदार मुकाबला होगा। यहां पर पुरुषोत्तम रूपाला के सामने कांग्रेस की तरफ से परेश धानानी उम्मीदवारी कर सकते हैं और यदि ऐसा होता है तो राज्य में राजकोट सीट सबसे हॉट सीट मानी जाएगी और सत्ता के केंद्र में रहेगी। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। राजमहल और सिंहभूम सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रत्याशियों की घोषणा क्या की, ये फैसला झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए गले की हड्डी बनता चला जा रहा है। अगर राजमहल की बात करें तो पार्टी के बहुत पुराने वरिष्ठतम विधायकों में से एक लोबिन हेम्ब्रम ने प्रत्याशी को लेकर के विरोध का स्वर अख्तियार कर लिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये फैसला जो है वो पूरी तरह से पार्टी का गलत फैसला है और वो राजमहल से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो पार्टी भी नहीं छोड़ेंगे और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। पार्टी को जो करना है कर ले।
दूसरी तरफ अगर सिंहभूम की बात की जाए तो जोबा मांझी को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद वहां भी विरोध जो है वो काफ़ी मुखर हो गया है। मुख्यमंत्री से उस इलाके के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के ये साफ कह दिया है हो समुदाय का कोई कार्यकर्ता जो है उसी को वहां से प्रत्याशी बनाया जाए और जीत सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाए। मुख्यमंत्री को अपने धमकी भरे लहजे में वहां के कार्यकर्ताओं ने कह दिया है कि इस निर्णय को पार्टी को बदलना होगा, नहीं तो कहीं न कहीं चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखना है कि आखिर पार्टी आगे इस पर क्या निर्णय लेती है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी इन दिनों संयुक्त रूप से बीजेपी को मुंह चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज जिस अंदाज में तेजस्वी यादव ने एक साथ मिलकर संतरा खाया और ये संकेत दिया कि ये संतरे का कलर कहीं बीजेपी का तो कलर नहीं है, इसमें कहीं बीजेपी तो सवाल नहीं खड़ा करेगी, तो एक तरह से दोनों ने संयुक्त रूप से तंज किया और ये संकेत दिया कि हम दोनों एक हैं और इस बार के चुनाव में हम परचम लहराएंगे। हालांकि बीजेपी के नेताओं की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई और तेजस्वी के मार्कशीट पे सवाल खड़े कर दिए गए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि इस बार का जो रिजल्ट आएगा उसमें तेजस्वी यादव को सही मार्कशीट का अवलोकन करना पड़ेगा। सहयोगी कैमरामैन के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। 18 अप्रैल को लखीमपुर खीरी में नामांकन शुरू होने उससे पहले ही इंडिया गठबंधन को एक करारा झटका मिला है। इंडिया गठबंधन में शामिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला संयोजक जेपी मिश्रा ने अपने आप को 29 लोकसभा धौरारा से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बताया। हालांकि उनके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी होने की कोई भी ऑफिशियली पुष्टि सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को 29 लोकसभा धौरारा से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बता रहे हैं। हाल ही में इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी काफी मंथन के बाद समाजवादी पार्टी के चेहरे को उतारा था, जो कि आनंद भदौरिया 29 लोकसभा धौरारा से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला संयोजक ने अपने आप को 29 लोकसभा का धौरारा का प्रत्याशी बता दिया है। अगर इस तरीके से नहीं होता है तो उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया गठबंधन में अगर शामिल नहीं होते हैं तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अलग से 29 लोकसभा धौरारा से इंडिया गठबंधन से हटकर चुनाव लड़ेगी। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि इंडिया गठबंधन कितना मजबूत रहता है और कितना कमजोर, या तो 18 अप्रैल के नामांकन के बाद देखने को मिलेगा। चौथे चरण में लखीमपुर खीरी में मतदान होना है। 13 मई को लखीमपुर में मतदान होना है, जिसके बाद ये सब चीजें स्पष्ट होंगी कि कौन सांसद के कुर्सी तक पहुंचता है और किसको यहाँ की जनता सांसद का ताज पहनाएगी। लखीमपुर खीरी से कैमरा सहयोगी किशन कश्यप के साथ महर्ष गुप्ता, भारत एक्सप्रेस। चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर का कहना है कि 3 महीने पहले ही उन्होंने घोषणा कर दी थी कि वह अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन यह घोषणा उन्होंने किसके सामने की ये वह नहीं बता पा रही हैं। आपको बता दें कि चंडीगढ़ से इस बार बीजेपी ने संजय टंडन को अपना लोकसभा प्रत्याशी बनाया है, जो कि बलराम दास जी टंडन के बेटे हैं, जो कि पूर्व में छत्तीसगढ़ के गवर्नर रह चुके हैं और पंजाब सरकार में मंत्री रहने के साथ ही चंडीगढ़ लोकसभा का भी वह नेतृत्व कर चुके हैं। पिछले 2 बार से किरण खेर लोकसभा की सांसद रही और यहाँ के स्थानीय लोगों की हमेशा यह शिकायत रहती थी कि उनके सांसद से उनकी मुलाकात नहीं होती है। चंडीगढ़ चूंकि केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए चंडीगढ़ के जो भी विकास कार्य है उसके लिए यहाँ के सांसद की जिम्मेवारी होती है और वह सीधे सीधे केंद्र को इसकी रिपोर्ट करते हैं। ऐसे में इस बार बीजेपी नेतृत्व ने लोगों की बात मानते हुए किरण खेर की जगह संजय टंडन को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन किरण खेर इस बात को लेकर काफी गुस्से में हैं कि उनके टिकट काटने की बात कही जा रही है, जबकि उन्होंने 3 महीने पहले ही चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर दी थी। लोकसभा में इस बार चंडीगढ़ की सीट बीजेपी जीत पाती है कि नहीं, क्योंकि यह भी विख्यात है कि चंडीगढ़ में जो जीतता है उसी की सरकार केंद्र में बनती है। चंडीगढ़ से कैमरामैन स्वास्थी के साथ ओम प्रकाश राय, भारत एक्सप्रेस।